आज की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक मज़ीद पेशरफ़्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर हमने काफ़ी तफसील के साथ बात की थी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर आज मूव करेंगे और बाज़ मकामात पे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ उसका मवाजना भी जहाँ ज़रूरी होगा वो करेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर हमने कुछ इख्तिसार से काम लेते हुए चले थे, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर कुछ उसके मुकाबले में ज़्यादा तफसीली होगी क्योंकि बहुत अहम हिस्सा है। और ये इस पर इतनी डिटेल के साथ बात हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम उज़लात का कंट्रोलिंग सिस्टम समझना चाहते हैं, हुदूद का सिस्टम समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें आसाब का निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम असबी निज़ाम को नहीं समझते, हम हुक्म रसां और ख़बर रसां और इस तरह से तो हमने रट्टे लगा लिए हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीक़ेकार, उसके फंक्शंस को हम कतई नहीं समझते। तो जब हम उसको नहीं समझते तो हम इलाज कैसे अच्छा करेंगे, हम ना तशख़ीस कर सकते हैं, ना इलाज अच्छा कर सकते हैं। तो इलाज और तशख़ीस में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम अंदरूनी बदन के इन निज़ामात को अच्छे से समझें। सिर्फ चंद जो है ना वो 6 तरीके याद कर लीं, बिलख़ुसूस हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा के जो लोग हैं वो बड़ा आसान समझते हैं कि बस 6 तरीके याद कर लीं, बस ये आया तो इसको ये दवाई दे दें, इस तरीके की इसको ऐसे दे दें, बस काम ख़त्म। और फिर वो रातों रात उस्ताद भी बन जाते हैं। तो उस्ताद बनना इतना आसान काम नहीं है। आजकल तो पाकिस्तान से बाहर हमारे इंडिया वगैरह में भी बहुत सारे कानून अज़ा के उस्ताद खुद ब खुद अचानक से बन गए हैं। तो अच्छी बात है कि उस्ताद बनने का शौक़ है, लेकिन हमने पढ़ना भी है, समझना भी है। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ये शॉर्टकट मारना, इख्तिसार से लेना, ये आपको कभी भी वैल्यूएबल नहीं करता बल्कि डीवैल्यू करता है। आप कहीं अच्छी सोसाइटी में नहीं रहते और दूसरा आप खुद भी नफ्सियाती हुए होते हैं। आप मुख्तलिफ सहारे लेने शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके पास तशख़ीस का कोई निज़ाम नहीं होता, समझना आप चाहते नहीं हैं। और जब समझना नहीं चाहते हैं, मुताला आपका नहीं होता, ना आप कोई और अच्छे से असातिज़ा किराम के साथ मिल कर के अपने इल्मी प्यास को बुझाते हैं, नतीजा क्या होता है, आप 0/0 रहते हैं, सिर्फ नुस्ख़ों की भूख में मुब्तला रहते हैं और नुस्ख़ों का भी कतई कोई इल्म नहीं होता लोगों को कि नुस्खे कैसे काम करते हैं। तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। हमने ये कहा था कि ऑटोनॉमिक यानी ख़ुदकार निज़ाम जो हमारे आसाब का है वो आमतौर पे 3 तरह से हमारे जिस्म के अंदर उसकी 3 सेटिंग बनी हुई हैं जिसमें वो काम करता है। जिसमें एक हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बताया था जो कि रेस्ट पोजीशन के अंदर और हमारे ग़िज़ा और हमारे जिस्म को तवाना करने के लिए वो रेस्टिंग पोजीशन में ज़रूरी होता है। और हमारे जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो हम पे तारी रहता है आसाब का, वो कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अमूमन हम पे तारी रहता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम मखसूस हालतों में तारी होता है और वो तारी हो करके उस हालत के मुताबिक जब वो वाक़या, जब वो मामला, जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम को ऑफ होना है और उसकी जगह दोबारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने टेक ओवर कर लेना है और फिर वो जिस्म को दोबारा नॉर्मलाइज़ करेगा। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर हमने समझा कि ये ग़िज़ा को हज़म करता है। जब वो ग़िज़ा को हज़म करता है तौलीदी निज़ाम के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है और इस तरह से जिस्म के तमाम आज़ा को सुकून में लाने के लिए, उनको रेस्ट देने के लिए और उनसे उनके अफ़ाल मुनासिब अंदाज में अंजाम देने के लिए उसको एक मखसूस हालत में होना ज़रूरी था। लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक जैसे खौफ की हालत है उस वक्त वो तारी हो जाता है। गुस्से की हालत में गुद्दी उज़लाती मरीज़ों में अक्सर हमने देखा है कि जब वो शदीद किस्म की नोयतों में मुब्तला हुए होते हैं तो उन पर गुस्से की कैफियत बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। तो वो गुस्सा क्या होता है कि वो खौफ के नतीजे में गुस्सा पैदा होता है। याद रखिएगा, जब आपको आपके अंदर हौसला होता है, दिलेरी होती है, आपके पास दलाइल होते हैं, आपके पास लड़ने के लिए अगर वेपन होते हैं, तो आपको एक हौसला होता है, तो फिर एक खौफ तारी नहीं होता, ठीक है। और उसमें आप हालात को अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ खौफ तारी होता है तो फिर आप गुस्सा और भागना या इश्तियाल में आना, इस तरह से मुख्तलिफ मामलात आप करते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन को हम सपोज करते हैं कि खौफ की हालत है, क्योंकि हमने एक मिसाल के ज़रिए से हमने पूरे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझना है कि अगर किसी के पीछे एक ख़तरनाक किस्म का कोई जानवर या कोई ऐसा ख़तरनाक मामला उसके साथ लग जाए कि उसकी जान पर आ जाए। हम कुत्ते की मिसाल आमतौर पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को समझाने के लिए दिया जाता है कि खौफनाक किस्म का कुत्ता होता है और आपके पीछे लग गया, या कोई आपके तख़य्युल में ऐसा आया कि कोई जिन भूत आपके पीछे लग गया, या कोई डाकू या कोई ऐसा आपको मर्डर करने वाला आपके पीछे लग गया, लूटने वाला लग गया। तो इन हालतों के अंदर क्या क्या होता है, तो उस बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने, आप सब जानते हैं कि क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
के हमने 2 पार्ट बताए थे कि ये 2 हिस्सों में ख़ास तौर पे काम करता है। इसके बहुत सारे काम हैं और अक्सर हमारे लेक्चर्स के अंदर ये आता जाएगा और माजी में भी आता रहा है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ वाला ये हिस्सा, ये क्या करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए अपने फाइबर्स को मुतहरिक करके बाहर निकालता है और जो जा करके जो 4 हमने क्रॉनियल नर्व्स पढ़ी थी, याद है ना, तीसरी, 7वीं, 9वीं और 10वीं, उनको ये एक्टिवेट करता था और उससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को पूरा करवाता था। लेकिन यहाँ पर कोई क्रॉनियल नर्व नहीं आएगी और इसको मुतहरिक करने के लिए इस हाइपोथैलेमस का जो पिछला हिस्सा है, ये हिस्सा एक्टिवेट होगा, यहाँ के जो न्यूक्लियस एक्टिवेट होंगे और ये एक्टिवेट होकर के अपने फाइबर्स इसको नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजेंगे अपने मखसूस पाथवे से। इसके अपने पाथवेज होते हैं, इसके रास्ते होते हैं, प्री साइनेप्टिक पाथवेज होते हैं, जिसके ज़रिए से ये आगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एक्टिवेट होकर के अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये हाइपोथैलेमस का ये वाला निज़ाम कैसे ऑन हो गया, जो कि एसएनएस का है, और पैरासिम्पैथेटिक का जो सिस्टम का निज़ाम है वो ये वाला कैसे ऑफ हो गया। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने बताया था कि हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो आमतौर पे सी शेप से जाहिर किया जाता है, ये एक्टिवेट होता है। इसके अंदर ये 3 चीज़ों से मिल करके 3 किस्म के न्यूक्लियस इसमें काम करते हैं। इसमें हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियस इसके साथ अटैच होकर काम करेगा। कब काम करेगा? जब इसके साथ एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, ये 2 न्यूक्लियस के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये मुख्तलिफ हालात के मुताबिक, फीलिंग के मुताबिक, जो माहौल हो, हम पे क्या फीलिंग तारी उसने करनी है, क्या जिसम को इस हालत में लेकर के आना है, तो वो दोनों डिसीजन वहाँ से करके इस हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके और उसके मुताबिक पूरी बॉडी पे काम करवाते हैं। तो इस सिस्टम को अब किसने एक्टिवेट किया? इनको किसने बताया कि अब ये सिस्टम ऑन हो और वो हाइपोथैलेमस के मुतालिका सिस्टम को, यानी कि सिंपैथेटिक को ऑन करना है कि पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करना है। तो जब ये दिमाग के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिसाइड होना है, तो वो क्या होगा, वो हमारे मुख्तलिफ जो सेंसरी सिस्टम्स हैं, जो महसूस करते हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके ज़रिए से। मिसाल के तौर पे हमारा ऑडिटरी सिस्टम, जो हम सुनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमने खौफनाक कुत्ते की या शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी, या किसी और ऐसे ख़तरनाक जानवर की, या किसी एक इंसान की, या फायरिंग की कोई ऐसी आवाज़ें हमने सुनी, तो ऑडिटरी सिस्टम से उससे हमें क्या आया? हम लड़ नहीं सकते, हम भागें यहाँ से। तो हमारा क्या एक इम्प्रेशन आया पहले सिस्टम को यहाँ से सुनने के ज़रिए से? मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि एक इनपुट गई इसके अंदर कि ये ख़तरनाक हालात हैं, जो कि हमने सुन करके और हमारे एनालाइज सिस्टम ने तय किया कि ख़राब है। दूसरे मरहले के ऊपर हमने अपनी आँखों से भी देख लिया। यहाँ पर हमारा विजुअल सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स जहाँ कनेक्ट होती हैं और काम होता है, वहाँ से उनको इतला मिली देख करके। अब उन्होंने देख भी लिया कि ये कितना बड़ा ख़तरनाक जानवर है, या कोई गुंडा है, या कोई कमांडो है, या क्या सिचुएशन है, बंदा वेपन लेकर के आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन के अंदर अब आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, तो एक और सिग्नल इसको गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले एक सिग्नल था, मज़ीद एक और सिग्नल गया, मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर जो आपके मेमोरी में मौजूद है चीज़ें, जो आपके पैराइटल लोब के अंदर से जो हालात एनालाइज करने के बाद वहाँ से एक थिंकिंग सिग्नल आपके पास आया कि यहाँ से हमने फरार होना है, निकलना है, भागना है, इस सिचुएशन से बचो, क्योंकि यहाँ हम लड़ नहीं सकते। तो एक और सिग्नल हमारे पास पैराइटल से भी आ गया, मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो हम जो हमारे टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, यानी कि उस वक्त उस सिचुएशन के लिहाज से जो हम एनालाइज कर रहे हैं हमारे अगले हिस्से के तहत, वहाँ से भी हमें सिग्नल मिला और उसने मज़ीद इस लिम्बिक सिस्टम को मज़ीद तेज़ कर दिया। और जब ये सारी चीज़ें तेज़ हो रही हैं तो हमारे जिस्म के अंदर अगर किसी को कोई सांप का हादसा हुआ हो, किसी को मिसाल कुत्ते ने पहले काटा है, या किसी को कोई फायर लगा है, या उसने लगते हुए किसी को देखा है और उसके दर्द का, उसकी तकलीफ़ का उसको एहसास है और उसकी मेमोरी में महफूज है, या किसी ने मूवीज़ के अंदर देखा है, किसी ने नावल्स के अंदर पढ़ा है, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ मौजूद है, तो वो भी वहाँ रिकॉल हो रही है और रिकॉल हो करके उसको उस दर्द का, तकलीफ़ का एहसास दिला रही होती है। तो ये पेन रिसेप्टर्स स्टेशन है, यहाँ से भी उसको एक और एहसास गया कि भाई इस तरह तकलीफ़ हो जाती है, इस तरह दर्द हो जाता है, लिहाजा उस तकलीफ़, उस मसले से बचना है, तो हमने यहाँ से दौड़ लगानी है, भागना है।
तो इतने सारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ने यहाँ पर इसको मुतहरक कर दिया, जिसके नतीजे में उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब इन सिग्नल्स ने जा करके मुतहरक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाली फाइबर्स, प्रीसाइनेप्टिक फाइबर्स, ये अपने डिसेंडिंग पाथवे से नीचे आएंगी और ये रास्ते में कहीं किसी को कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगी, ये सीधी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पहुंचेंगी और T1 से ये यहाँ पर इन सबको आमतौर पे L1 L2 तक ये जाती हैं और बाज़ हालात के अंदर एक्सेप्शनल केसेस में L3 तक भी ये जाती हैं और यहाँ पर ये अपनी एक्टिवेशन का अमल करेंगी। यह आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो गैंग्लिया से पहले जो फाइबर्स हैं, जो हमारे आसाब हैं, वो प्री गैंग्लियानिक, और गैंग्लिया के जो बाद हैं वो कौन से हैं, पोस्ट गैंग्लियानिक, ठीक है ना। और गैंग्लिया के बारे में हमने बताया था, जिस सेल बॉडीज का एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उस सेल्स के अंदर इस पूरे गैंग्लिया की मिसाल हमने दी थी कि जैसे एक ट्रेन स्टेशन होता है, मुख्तलिफ ट्रैक से ट्रेनें आ रही हैं और फिर उनकी मंजिल के मुताबिक उसको अगले नए ट्रैक के ऊपर कौन से पे मुंतकिल करना है, या सीधा जाने देना है, या वहीं रोक देना है, या दाएं बाएं किसी और ट्रैक पे भेज देना है। एग्जैक्ट यही सिचुएशन गैंग्लिया के अंदर भी होती है। तो हम गैंग्लिया के यहाँ पर जो रूट है इसको समझ लेते हैं। यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगी, अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये गैंग्लिया है। अब इस गैंग्लिया के अंदर पहुँच करके कुछ फाइबर्स ने यहाँ पर एंड हो जाना है। यहाँ के सिस्टम के अंदर प्री गैंग्लियानिक फाइबर्स आ रही हैं, इन्होंने यहाँ पहुँच करके क्या करना है, सिंपैथेटिक के अंदर गैंग्लिया वर्टिब्रे के नज़दीक है, हमने समझाने के लिए इसको बाहर किया है, दूर लिखा है, लेकिन ये वर्टिब्रे के नज़दीक होती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर क्या होती है, उसकी ये वाली फाइबर लंबी होती है और वो आज़ा के करीब गैंग्लिया होता है, और वहाँ से उसकी शॉर्ट जो पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर है वो छोटी होती है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्री गैंग्लियानिक छोटी होगी और यहाँ से लंबी फाइबर निकलेगी जो अपने अज़ू तक जाएगी, जो कि पोस्ट गैंग्लियानिक हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ इसके अंदर गैंग्लियास के अंदर आकर के फाइबर एंड हो जाएंगे। कुछ फाइबर्स यहाँ से ये हज़ारों फाइबर निकल रहे होते हैं, हम एक गैंग्लिया से मिसाल से समझा रहे हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे कि जो आ करके और इसमें से पास आगे निकल जाएंगे। कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे कि जो इसमें से आ करके ऊपर के गैंग्लिया की तरफ, क्योंकि ये चेन के अंदर होते हैं गैंग्लिया, जैसे ये लगे हुए हैं, इनके आगे पूरी चेन की सूरत में ऐसे ही गैंग्लियंस मौजूद हैं। आप ओरिजिनल पिक्चर्स के अंदर देखेंगे, हम कोशिश करेंगे वीडियो में भी इसकी लगा देंगे एक नज़र आने के लिए। तो कुछ फाइबर्स इसके ऊपर की तरफ गैंग्लिया में जाएंगे और वहाँ जाके एंड हो जाएंगे, या वहाँ से पास हो जाएंगे, दोनों सूरतें मुमकिन हो सकती हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो इसमें पहुँचेंगे, आएंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पर वो एंड हो जाएंगे, या इसमें से बाहर निकल जाएंगे, या इसमें से मजीद आगे की तरफ किसी में जाना होगा तो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गैंग्लिया की सूरत के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इनके काम करने का एक खास तरीका है। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्री साइनेप्टिक जो आ रही हैं, ये समझे कि इन्होंने सबको एक्टिव कर दिया यहाँ से। अब जब इनको यहाँ पर एक्टिव कर दिया तो इनके बाकी आगे के अमाल समझने से पहले इस सिस्टम को हमने थोड़ा सा समझना है कि ये क्या चीज़ कर रही है, कैसे काम कर रही है। अब इसी चीज़ को हमने इस पिक्चर के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स नीचे उतर रही है अपने डिसेंडिंग पाथवे के जरिए से, वो इस रूट से उतर रही हैं। ये इसको वर्टिब्रे को हमने एक बड़ा करके बताया है, यहाँ पर हमने 3 वर्टिब्रे बताए हैं, जबकि यहाँ तो काफ़ी हैं, T1 से लेके L2 और बाज़ मामलात में L3 तक। बाकियों का ताल्लुक इस सिस्टम के साथ नहीं है, इसलिए हमने उसको भी यहाँ नहीं ड्रॉ किया। तो ये दोनों आएंगी और ये कौन से रूट से जा रही हैं, अब ये देखें, ये देख रहे हैं, एक हॉर्न बना हुआ है, एक सींग नुमा वर्टिब्रे के अंदर ये पार्ट है, इसमें से ये आ करके गुजरती हैं और यहाँ मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्हें ये एक्टिवेट करती हैं। यहाँ मुख्तलिफ इनके सेल्स होते हैं जिन्हें इन्होंने एक्टिव करना है और इसके साथ साथ इन्होंने फिर नीचे उतर जाना है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है।
और ये इन्हें एक्टिवेट करती हैं जिस तरह से ये एक्टिवेट किया जा रहा है, इस तरह से ये इन्हें एक्टिवेट करती हैं। ये इसका दरमियानी हिस्सा है, ठीक है। अब ये वर्टिब्रे के अंदर आपने तमाम बातों को पहले पढ़ा भी है हमने, तो इसलिए इसमें मज़ीद तफसील में जाने की तो ज़रूरत नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर हॉर्न। इसे हम क्या कहेंगे? लेटरल एंटीरियर हॉर्न, और ये लेटरल हॉर्न। और इसके दरमियान में क्या थे? सेंसरी न्यूरॉन्स थे जो हमने यहाँ सेल में बताए, जहाँ से पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स निकलेंगे। जब इन्हें एक्टिवेट कर दिया जाएगा अपने अपने मकाम पे, तो यहाँ से अपने अपने रूट पे जाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक के फाइबर्स एक्टिव होकर के निकलेंगे। एक चेन की सूरत में तमाम काम अंजाम पाता है। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातों का और बता देना ज़रूरी है, वाइट और ग्रे रेमस के बारे में। यहाँ पर जो ये छोटा पार्ट होगा, ये कौन सा होगा? वाइट रेमस या रेमाई। और इससे आगे जो निकल करके फाइबर्स जा रहे होंगे वो कौन से होंगे? ग्रे। ग्रे रेमस या ग्रे रेमाई। अब यहां पर जो ये चीज आ रही है, ये व्हाइटिश इसलिए है कि इसके ऊपर चर्बी की जो पतली लेयर चढ़ी हुई होती है इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि आसाबी जो निज़ाम है वो चर्बीले मादे से एक बना हुआ है, ताकि उसके अंदर से करंट का फ्लो और दीगर जो ज़रूरियात पूरी करनी है केमिकल सिग्नल्स का, वो तमाम काम बआसानी किया जा सके, ठीक है ना। सर्द और तर दो मादे हैं, दो इखलात हैं जो हम ग़िज़ा के ज़रिए से हासिल करते हैं, और जिससे इस आसाबी निज़ाम के जो निज़ाम है, आसाब के जिन सेल्स पे बने हुए, जिन टिश्यूज़ पे बने हुए, तो वो कौन सी दो इखलात से तैयार होती हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि इसमें सर्दी की खासियत ज़्यादा हो और तरी की खासियत ज़्यादा हो। तो ये दोनों मिल करके दो मुख्तलिफ किस्म के मरकज़ी असाब फिर उनके अंदर मज़ीद आसाबी निज़ाम को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो मवाद होगा वो, चूँकि वो निशानी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाइट रेमस और ग्रे रेमस ये आगे का, गेंगलिया के बाद का, और ये गेंगलिया से पहले का जो फाइबर हैं ये कौन से होंगे? वाइट में होंगे, इसलिए इसको वाइट रेमाई या वाइट रेमस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से निकलने वाले जो फाइबर्स हैं गेंगलिया के बाद, ये अभी हम चूँकि तारुफ कर रहे हैं, बाद में पूरी तफसील करेंगे। तो ये यहाँ से निकलने के बाद कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये बालों के साथ जो मसल्स लगे हैं, बालों की जड़ों के साथ, वहाँ तक जा रहे हैं। पसीने के हुदूद के साथ जा रहे हैं, उनके पास जा करके उन्हें एक्टिवेट इन्होंने कराना है। इसके अलावा ये जो ब्लड की वेसल्स होती हैं हमारी मुख्तलिफ, जैसे ये खून की, इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है। अब ये जब निकलेंगी तो ये क्या होगा? ये इनके गिर्द ऐसे लिपटी हुई होंगी, जैसे ऐसे 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 लिपट करके, और ये लिपट करके आगे बढ़ रही हैं। ये समझ रहे हैं ना? इसके ऊपर शरियानों के ऊपर लिपट करके इन्होंने अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ मूव करना है, और वहाँ जा करके अपने कौन सी चीज़ को इन्होंने रिलीज़ करना है? सबको याद रहे ना, नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पर भी जो नर्व एंडिंग होंगी तो क्या रिलीज़ करेंगी? नॉर एपिनेफ्रिन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, केमिकल, ठीक है ना। बरकी सिग्नल से अपनी नर्व एंडिंग से जो ये सेक्रेशन खारिज करेंगे, जो प्रोडक्ट को खारिज करेंगे, केमिकल सिग्नल को खारिज करेंगे, वो कौन सा होगा? यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और बाज़ जगहों के ऊपर ये एपिनेफ्रिन भी है। कहाँ पर से आएगा एपिनेफ्रिन? क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाली नर्व्स हैं, इस नर्व ने और काम भी करना है। कहाँ? क्या चीज़ है ये? कलाए गुर्दा, गुर्दे के ऊपर। और इसमें से इन्होंने ब्लड, क्योंकि ये आपको सबको पता ही है कि इसको हमने जब गुदूद में पढ़ा था तो हमने इसके बारे में क्या कहा था कि ये डबल ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, और ये गुदूद जाज़बा के तहत खून के अंदर क्या जारी करेगा? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और थोड़ी सी एपिनेफ्रिन भी। फिर ये एपिनेफ्रिन और इन्होंने खून में सर्कुलेशन के अंदर जा करके क्या काम करना है, वो हम कुछ देर के बाद इंशाल्लाह इसको देखेंगे।
तो इन सब चीज़ों के एक्टिवेशन करने के लिए, जैसे बालों की ये जिल्द के अंदर भी जाती हैं, अब ये जिल्द है, इसके अंदर भी गुदूद मौजूद हैं, जिसके अंदर जा कर के बालों की रूट से, अभी हम देखेंगे कि वो बालों के रूट्स में उसने क्या काम करना है, पसीने के साथ उसने क्या काम करना है। इस तरह से इसने आँखों के अंदर यहाँ पर पहुँच करके इसने क्या अमल अंजाम देना है, ये इन सब जगहों तक इन फाइबर्स ने पहुँच करके अपना अपना फेल अंजाम देना है। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ यहाँ तक अगर कोई बात किसी को ना समझ में आई हुई हो तो डिस्कस कर ले मुझसे, ताकि ये इब्तदाई सब चीज़ें हमने छोटी छोटी यहाँ पर हमने समझ ली हैं, इनके रूट्स को समझ लिया है, इनके बुनियादी काम करने के तरीके को, इनके रूट रास्तों को समझ लिया, बुनियादी तौर पे ये क्या काम करती है, ताकि हमें आगे बात तसलसल से करने में आसानी हो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक। यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले हमने इसके जो दो प्रोडक्ट रिलीज़ होती हैं बजरिया नर्व एंडिंग या बजरिया ब्लड, क्योंकि एड्रेनल मेडुला के ज़रिए से जो कलाए गुर्दा है, हमारे गुर्दे के ऊपर प्रोडक्ट ऑर्गन मौजूद है, जिसके बारे में हमने ग्लैंड्स के अंदर भी पढ़ा था कि ये भी ड्यूल काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के तौर पे। तो यहाँ पर इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम एक तरह से है वो काम कर रहा है, और ये मॉडिफाइड है इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल इसे बुक्स के अंदर एंडोक्राइन में शुमार किया जाता है कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी प्रोडक्ट को ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करता है, साथ एपिनेफ्रिन भी कुछ मिकदार में। तो इस लिहाज से वो या तो बजरिया खून हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम करवाने के लिए, या बजरिया नर्व एंडिंग के ज़रिए से वो अपने काम करेंगे। और नर्व एंडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये जो नर्व्स चल रही होती हैं ये कैसे डायरेक्ट, कैसे अंदर जिस्म में नहीं चल रही होती, बल्कि ये रगों के गिर्द लपेट करके और आगे बढ़ रही होती है और उनके साथ साथ अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचती हैं। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इसको रिलीज करती हैं, और ये दोनों क्या काम करेंगी? दो काम करेंगी टिश्यूज़ के अंदर, या तो उस टिश्यूज़ को मुतहर्रिक करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, या इनहिबिट करेंगी, यानी उस निज़ाम को रोकेंगी। मिसाल के तौर पे आपने बड़ा पेट भर करके बड़ा लजीज किस्म का कोई ताकतवर खाना खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, मुख्तलिफ प्रोडक्ट खा लिए आपने, और अब आपके साथ एक वर्स्ट सिचुएशन आ गई, आपके साथ या तो कोई ख़तरनाक जानवर आपके पीछे पड़ गया, कोई डाकू पड़ गया, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर से अब आपको फ़रार होना, खौफ की हालत आपकी तारी हो गई है। तो आप बताएं कि आपका जिस्म उस वक्त ग़िज़ा हज़म करने में लगा रहेगा या आपको भगाएगा? ज़ाहिर बात है आपने सिचुएशन से भागना है, ना कि अपने खाए हुए ग़िज़ा को हज़म करना है। तो लिहाजा उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि उस हज़म के निज़ाम को रोकना है ताकि वो अपने काम को रोके, और वहाँ पर जो तवानाई और वहाँ जो ब्लड जा रहा है और वहाँ जो न्यूट्रिशन जा रही है वो कंज्यूम हो किसी और जगह जा करके, ठीक है ना? इसी तरह से होगा। तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट या इनहिबिट का काम करेंगे। अच्छा, स्टिमुलेट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब तक रिसेप्टर पे कोई लाइगेंड जा करके अटैच नहीं होगा, यानी कि ये जो आपस में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, हमने पढ़ा था गुदुद के अंदर भी कि दो तरह से काम करते हैं। एक बजरिया खून, बजरिया खून करना हो तो ये क्या करते हैं? साइटोकाइंस, लाइगेंड्स या जिसको हम हार्मोन्स भी कहते हैं, साथ साथ में उनकी शक्ल में ये प्रोडक्ट रिलीज़ होती है ब्लड के अंदर, और ये अपने मखसूस अज़ा के सेल्स तक जब पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, और कोई भी अपने रिसेप्टर के अलावा गलत जगह अटैच नहीं हो सकता। तो ये अपनी जगह पे जाएंगे, चाहे वो जहर की सूरत में हो, दवा की सूरत में हो, या ग़िज़ाई मवाद जो इख़लाक़ की सूरत में हमारे जिस्म में तैयार हो चुकी होती हैं, खून में चल रही हैं, चाहे वो उस सूरत में हो, वो उन्होंने अपने टिश्यूज़ के उन रिसेप्टर के साथ जा करके अटैच होना है। यानी कि उस ताले की चाबी है ये, और ये चाबी हर अपने ताले में ही जाके फिक्स होके उसको ओपन करेगी, उससे काम लेगी, या बंद करेगी या खोलेगी। तो वहाँ पर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर, यहाँ पर कौन से एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स हैं, इन्हें हम AR से, यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो बात लिखते और बोलते रहेंगे। अल्फा 1 और बीटा 1। बीटा 1 से रोकने का काम, इनहिबिट का काम होगा। अल्फा 1 से कौन सा काम होगा? स्टिमुलेशन का। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद होती है, हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ कहीं बाहर निकलती है उसूलों से। तो यहाँ तीन जो टिश्यूज़ हैं, तीन आज़ा के, यहाँ पर स्टिमुलेशन के अंदर ये एग्जेम्प्ट होंगे, और इन पे बीटा 1 एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स होंगे बजाय इसके कि अल्फा 1 के, क्योंकि वहाँ की ज़रूरत और नोयत के मुताबिक वहाँ इन रिसेप्टर का काम है, ना कि इसका काम है। इसी तरह से इनहिबिट करने के लिए बीटा 2 रिसेप्टर्स तमाम टिश्यूज़ पर होंगे इनहिबिशन के लिए, लेकिन इन तीन के अलावा, जिसमें प्रीसाइनेप्टिक नर्व एंडिंग है, प्लेटलेट्स हैं, और GIT हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, इस ट्रैक के अंदर कुछ हिस्सों में
वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर बीटा 2 नहीं होगा बल्कि अल्फा 2 AR होगा, यानी एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो ये एक्सेप्शन हमने याद रखनी है कि जहाँ ये 3 आ जाए और रोकने का काम होगा तो वहाँ पर रिसेप्टर जब पूछा जाए, बात की जाएगी तो अल्फा 2 होगा। इन्हें याद रखना। ये इस रिसेप्टर पे और इस पे इतनी हम बात करते हैं। आप तहरीक तस्कीन तहलील की जब हम बातें करते हैं तो ये ख्याली बातें से निकल करके हकीकत की तरफ हम आ रहे हैं। हम वो बातें लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, वो तहकीकात निकाल करके लेके आ रहे हैं जिस जदीद तहकीकात से हम अपने कानून मुफरद अज़ा को, अपने तिब यूनानी को या आयुर्वेद को बेहतर तरीके से समझ सकें और उससे बेहतरीन हम रिजल्ट हासिल कर सकें। कानून मुफरद अज़ा का मकसद यही है कि उसने आयुर्वेद और होम्योपैथ और तिब यूनानी और इन सब तिबों को एक उसूल दे दिए, जो कि वो कोई ख़ास उसूल और कायदे के तहत काम नहीं करते थे, लेकिन कानून मुफरद अज़ा ने उसूल और कायदे दिए। लेकिन चूँकि जिस दौर के हिसाब से ये आ रहा है कानून मुफरद अज़ा, उस दौर के अंदर जितनी साइंटिफिक रिसर्च थी, जितनी तरक्की थी, एक तो वो, दूसरा हज़रत साबित साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मुखातिबीन थे उस वक़्त वो ज़्यादातर आम लोग थे, क्योंकि अतिबा किराम ने उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ बहुत रजिस्ट की थी। तो अतिबा से ज़्यादा उन्होंने आम लोगों पर मेहनत की। इसलिए भी हम देखते हैं कि आज भी अगर उनके कोई शागिर्दों में से हमें लोग मिलते हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने हज़रत साहब से जो इल्म सीखा, समझा, तो उसको उन्होंने पेश किया। लेकिन वो अपने उसी सादी आम ज़बान के अंदर बात करते हैं, जिस्म के अंदर टेक्निकली लिहाज से जो चीज़ें चाहिए होती नहीं होता। और हमारे उसके बाद के लिखारियों ने भी हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो अपनी सिर्फ किताबें सिर्फ इसीलिए शाया करते हैं कि उनकी दवाएँ बिकें, और वो लोगों को बस वही चीज़ें उल्टी पुल्टी जो पढ़ाए चले जा रहे हैं। और इसी तरह से दीगर भी नतीजा ये निकल रहा है कि अजीब कानून मुफरद अज़ा चूचू का मुरब्बा बना करके रख दिया है। हम उस मुरब्बे को सुलझा रहे हैं, खूबसूरत कर रहे हैं, और उसकी निखार लाने के लिए हम निज़ामात जिस्म को सबको लेकर के चल रहे हैं। और इन निज़ामों के अंदर जहाँ जहाँ कानून मुफरद अज़ा के उसूल व कवानीन अप्लाई हो रहे हैं, हम उनको साथ साथ बयान करते जा रहे हैं, और आगे भी मज़ीद आगे हम जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बयान करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक कैसे होती है, तस्कीन कैसे होती है, तहलील कैसे होती है, मशीनी और कीमियावी, इनको भी खोलते जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन जब तक इन निज़ामों को हम ना समझें, तो यहाँ पर हमने इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये चार्ट देख लिया, समझ लिया, इसे अपने पास नोट कर लें और याद रखें, क्योंकि आगे हम सिस्टम में चलेंगे तो इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़नी है।